ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिलिकॉन वैली में कई इंडियंस काफी अच्छा काम कर रहे हैं। कई स्टार्टअप्स तो कई मिलियन डॉलर की कंपनी तक बना चुके हैं। इन्हीं में से एक कंपनी है इग्नाइट, जिसने 4 इंडियन प्रोमोटर्स ने मिलकर बनाया है और उनसे हमने बात की अब से थोड़ी देर पहले। आइए आपको दिखाते हैं। मैं अभी खड़ा हूं सिलिकॉन वैली के इग्नाइट के ऑफिस में, जहां 4 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने मिलकर ये कंपनी बनाई है, जो कि फाइल सिक्योरिटी के काम में लगी हुई है। और हमारे साथ इस कंपनी के प्रोमोटर्स 3 और 4 में से 3 हमारे साथ है। आइए उनसे बात करें। हमारे साथ अमृत हैं, विनीत जैन हैं और राजेश। सबसे पहले विनीत, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंडिया से आप यहाँ आकर एक नई कंपनी बना के आज इतना बड़ा कंपनी बना लिए, क्या आपको कभी लगा कि इंडिया में भी ऐसा बन सकता था? और व्हाई यू थॉट कि आप यूएस में आके ये काम करें? ये तो केवल एक अकस्मात मौका था कि मैं यूएस में था। हालांकि इंडिया में भी हम लोगों का काफी ऑपरेशन है। इंडिया में इग्नाइट के लिए इस वक्त अराउंड 40 से 50 इंजीनियर काम कर रहे हैं और हम लोग की हमेशा से ये कोशिश रही है कि इंडिया के साथ जुड़े रहें और इंडिया में जितना ज्यादा काम बढ़ा सकें वो करें। हालांकि हम लोग का मार्केट जो है इस वक्त वो है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, फ्रॉम अ सेल्स एंड गो टू मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। बट जनरली इंडिया के साथ जुड़ा होना मेरे लिए और हम तीनों के लिए काफी जरूरी है। पर अमृत, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे ये आइडिया आया आपको कि इस कंपनी में वो बनाया और ये क्या काम कर रही है आईटी सेक्टर में? कुछ कंपनी के बारे में बताएंगे, क्या काम करते हैं? तो हम तो साथ साथ काफी काम किया है काफी सालों से। तो हम जब कंसल्टिंग कर रहे थे दूसरे लोगों के लिए, तो हमें ये ऐसे आइडिया आते थे। और जब हमने अपना पहला स्टार्टअप किया, तो ये हमारा दूसरा स्टार्टअप है। तो इस दूसरे स्टार्टअप में एक्चुअली हमने देखा ये जरूरत थी कि फाइल सर्वर जो कंपनी में होता है, राइट, उसको हम कैसे क्लाउड में डालें और उसके लिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कैसे प्रोवाइड करें। राजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी का अगर हम बात करें, कितने एम्प्लॉइज हैं, टर्नओवर कितनी है और कहाँ कहाँ ऑफिसेज है, उसके बारे में अगर कुछ बता सकें। तो अब 300 एम्प्लॉय हैं यहाँ सिलिकॉन वैली माउंटेन व्यू में, तो 150 होगा। और वॉशिंगटन स्टेट में हमारा कस्टमर सक्सेस टीम है, 40 से 50 लोग। और यूरोप में भी बढ़िया ऑपरेशन है। पोलैंड में हमारा कुछ इंजीनियरिंग है और इंग्लैंड में भी हमारा सेल्स ऑफिस है एक। और ऑफ कोर्स एज नीत ने बताया था, इंडिया में भी तो इंजीनियरिंग, क्यूए और ऑपरेशंस 50 लोग हैं। विनीत, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो इंडिया के नए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बात कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। आपको क्या लगता है कितनी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है और क्यों इंडिया, क्या आपको लगता है कि ग्रोथ कर सकता है? क्योंकि हम कल कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह से बात कर रहे थे, उन लोगों ने कुछ इश्यूज बताया था, कुछ टैक्स इश्यूज हैं, कुछ उनका कहना है कि कंपनी को बंद करने में इंडिया में काफी प्रॉब्लम होता है। दूसरा उनका ये कहना है कि अगर हम मॉरिशस रूट से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्स नहीं देना होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में टैक्स, और ये सारी रीजन है। इसके चलते क्या आपको लगता है कि वो सारी ही रीजन है कि कुछ और एड अप कर सकते हैं? हालांकि ये बातें हैं जो कि फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं स्टार्टअप बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको मैं साइड में रखते हुए ये कहूंगा इस वक्त कि इंडिया का जो स्टार्टअप मार्केट है, जो स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है, वो अगर हम उसको मैच्योरिटी स्केल पे 1 से 10 पे देखें, केवल 3 पे है। इतनी ज्यादा वहां पे अपॉर्चुनिटी है, इतना ज्यादा टैलेंट है कि इंडिया में इस वक्त सबसे बढ़िया काम करने का माहौल है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए। किसी ने बताया कि भाई खड़गपुर आईआईटी जाने के लिए रास्ता नहीं है, वो सब मैं मानता हूं। लेकिन सबसे बड़ी हमारे पास जो रिसोर्स है, जो दुनिया में बहुत यूनिक है, हमारा इंडियन ब्रेन, हमारा इंडियन टैलेंट, वो हमारे पास इतनी तादाद में है कि मेरे हिसाब से तो इस वक्त इंडिया के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटी है वो कहीं नहीं है। कुछ सेक्टर्स की अगर हम बात करें इंडिया में, आईटी ऑब्वियसली हो रहा है, लेकिन इसके अलावा हेल्थ केयर है, फार्मा है, ट्रांसपोर्ट है, इन सभी सेक्टर्स में इंडिया के कंडीशंस के हिसाब से आपको कितना लगता है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और कितने? तो लोकल मार्केट तो बहुत बड़ा है और एज विनीत ने बताया तो टैलेंट भी बहुत है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर
or government policy that will dictate how the other opportunities can be brought up. विनीत, यू टेलिंग कि आपने ये बता रहा था कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज है, टैलेंट इंडिया में बहुत ज्यादा है। आज की जगह हम चाइना से कंपेयर करें तो अभी फिलहाल इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो चाइना से ज्यादा हो गया है। आपको कितनी ये दिखती है कि किस तरह की स्किल सेट प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब चीजें क्या रियली हेल्प करेंगी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने में या नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने में? क्योंकि इंडिया में सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स ही क्रिएट नहीं करना, जॉब क्रिएशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर आप देखिए तो जॉब इज ये एक सबसे बड़ी कमजोरी जो हमारे देश में इस वक्त है, जो कि मैं प्रधानमंत्री जी और उनके सहयोगियों से कहूंगा कि हमें देखना है। यहां पे हम चाइना से सीखें। चाइना ने सॉफ्टवेयर अपनी जगह है और सॉफ्टवेयर में हम लोगों का दिमाग बहुत तेज है, लेकिन हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, खुद के राउटर, खुद के स्विचेस, खुद की चिप, इसमें हमें चाइना से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को अपना मार्केट खोलने के लिए ये कहा कि तुम्हें हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़ेगी। इस वक्त हमारे यहाँ जितना इंपोर्ट करते हैं, खास करके हार्डवेयर साइड पे, उसमें दुनिया और चाइना और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। ये मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी हमारे देश में कमजोरी है जिसे हमें ठीक करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी चीज हमें ये यहाँ कुछ लोगों से बात करने को मिली कि इंडिया में जो पॉलिसीज है, जो कि विनीत भी बात कर रहे थे, राजेश भी बात कर रहे थे, उसे चेंज करने की जरूरत है। उसमें एक जो मेजर कंप्लेन मुझे आ रहा है कि लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया में अगर कोई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टमेंट के टाइम में उन्हें टैक्स देना पड़ता है, और ये एक बड़ा इशूज है। क्या ये सचमुच में इशूज है, और आपका क्या कहना है कि उसमें क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए? लोग स्टार्टअप करते हैं पैसा बनाने के लिए, तो अगर हम वो उसको टैक्स गवर्नमेंट को देने की जगह अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट करें R&D में, तो ऑब्वियसली वो तो फायदा होगा और कंपनी जो होगी वो इम्प्रूव ज्यादा क्विकली होगी, राइट? सो मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली ये इशू है, और जब तक R&D एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो टैक्स रिलीफ होनी चाहिए कंपनीज के लिए। पर स्टार्टअप्स और इसमें एसटीपीआई में कुछ डिफरेंस है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वहां पे टैक्स ब्रेक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब इनिशियली कंपनी फॉर्मुलेट हो रही है, अभी प्रॉफिट कुछ कर नहीं रही है, बन नहीं रही है, तो उन्हें अगर शुरू से टैक्स ब्रेक दिया भी जाए तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी टैक्स अगर लगती ही नहीं है। उससे ज्यादा अच्छा है कि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में टैक्स ब्रेक ना दिया जाए। व्हाट डू यू से? नहीं, आपने बहुत सही बात कही। जब तक आप मुनाफा नहीं है तो आप टैक्स ब्रेक की क्या चिंता कर रहे हो? टैक्स देने का तो आपके पास वजूद ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बात थोड़ी सी समझ में मेरे बाहर है कि इसमें इतना ज्यादा लोगों में विवाद क्यों है कि भाई आप स्टार्टअप छोड़ो, कोई भी कंपनी बना रहे हो, उसमें जब तक मुनाफा नहीं होगा तब तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी आए हुए हैं, आपको लगता है कि इंडिया को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किस सेक्टर में है? आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाना है तो किस सेक्टर में या किस एरिया में कुछ ऐसे पॉलिसी चेंजेस किए जाएं ताकि इन्वेस्टमेंट आए, या अपॉर्चुनिटी इंडिया में कहाँ दिखती है आपको? मेरे ख्याल से इनिशियल लीडरशिप तो सॉफ्टवेयर एंड IT में था, बट वो एडवांटेज लेके दूसरे सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, it has to flow to other sectors for it to be a truly wholesome economic scenario. What do you say about this? मुझे तो लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में काफी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन पेमेंट हो, क्रेडिट कार्ड रिपोर्टिंग सिस्टम्स हो, इसमें काफी अपॉर्चुनिटी है। तो फाइनेंशियल एरिया जो है उसमें मैं लगता है कि काफी अपॉर्चुनिटी। एक जो तीसरी बात हम कहना चाह रहे थे कि ब्रॉडबैंड इंडिया में डिजिटल इंडिया मोदी ने लॉन्च किया है, वो कितना बड़ा एक इनेबलर होगा अगर ब्रॉडबैंड को गांव-गांव तक इंडिया में पहुंचा दिया जाए? वो कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया ग्रोथ की स्टोरी के लिए और इंडिया में ग्रोथ बढ़ने के लिए? ये इतनी अच्छी आपने बात बोली है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त हमारे देश में कि जो कनेक्टिविटी है, आप गांव और दूर दराज के शहरों की बात छोड़िए, दिल्ली, जयपुर, बंबई जैसे शहरों में भी अगर घरों में सबसे पहले कनेक्टिविटी कायदे की मिल जाए, अभी जैसे यहाँ पे हम रहते हैं, जबकि US दुनिया में कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है, कोरिया, जापान हमसे आगे हैं। हमारे को घर पे यहाँ पे 40 से 50 Mbps कनेक्टिविटी का कनेक्शन मिलता है। अभी मैं जब जयपुर जाता हूँ, जहाँ मेरा घर है, या दिल्ली मेरा घर है, वहां पे हमें ISDN जैसी कनेक्टिविटी नहीं मिलती, कंसिस्टेंटली नहीं मिलती।
जब तक ये कोर इंटरनेट कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करेंगे और जब तक इसको फैलाएंगे नहीं जहां गांवों गांवों में लोगों के पास अच्छी कनेक्टिविटी हो, तब तक सॉफ्टवेयर और ये जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ये पूर्ण रूप से हो नहीं पाएगी। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की मेगा कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार।